was with Prime Minister Modi 2 weeks ago. He actually said, "Would you like to be a mediator or arbitrator?" I said, "Where?" He said, "Kashmir." I think they'd like to see it resolved, and I think you'd like to see it resolved. And if I can help, I would love to be a mediator. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ आई और मैं इफ्तिखार शराजी। नाज़रीन, भारतीय हुकूमत की जानिब से मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म करने के बाद वहाँ पर सूरत हाल इंतहाई कशीदा है और अगरचे आज 15वें रोज़ कर्फ्यू में कुछ जुज़वी नरमी तो की गई, लेकिन ज़िंदगी यहाँ पर मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं हो सकी। इस दौरान पाकिस्तान की जानिब से इस इक़दाम पर शदीद एहतजाज हुआ, जिसके नतीजे में देखा गया है कि सलामती कौंसिल का इजलास हुआ, लेकिन वहाँ से कुछ ज़्यादा उम्मीद अफजा अनाउंसमेंट सामने नहीं है। लेकिन जो दिलचस्प बात है वो ये कि अमरीकी इंतज़ामिया पहली बार लगता है कि बड़ी खुसूसी दिलचस्पी ले रही है सारे मामले में, और अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने इस मुख्तसर वक्फे के दौरान कुछ 2 बार पाकिस्तान और भारत की क़यादत से टेलीफोनिक रब्ता किया है। और आज भी जो अनाउंसमेंट सामने है उसमें बताया गया है कि स्पेसिफिकली कश्मीर के मामले पे बातचीत की गई दोनों ममालिक के वज़ीर आज़म से, और वाइट हाउस इंतज़ामिया का कहना है कि ये मुस्बत और बड़ी कंस्ट्रक्टिव किस्म की गुफ्तगू है। इस अहम डेवलपमेंट पे आज हम बात करते हैं और हमारे साथ मौजूद हैं अमेरिका में पाकिस्तान की सफ़ीर और पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा सेनेटर शेरी रहमान साहबा। शुक्रिया बहुत वक्त देने के लिए। शेरी रहमान साहब, पहला सवाल मेरा आपसे ये होगा कि इनफैक्ट जिस तरह की आपको अमरीकी इंतज़ामिया की तरफ से लग रहा है इस वक्त इनिशिएटिव, क्या आप कह सकते हैं कि ये खसूसी आपको एक तरह से इंटरेस्ट लिया जा रहा है अमरीकी इंतज़ामिया की तरफ से पहली बार मसला कश्मीर के मामले पे? जी, ये देखिए, सबसे ज़्यादा तो नुमाया बात ये है कि इतनी तवज्जो जो प्रेसिडेंट ट्रंप दे रहे हैं ख़ुद से, और लगता है कोई बेसाख्ता उन्होंने ये बात कही है, और एक के बाद दीगरे आप उनकी तवज्जो, उनके फ़ोन कॉल्स आप सब दुनिया के सामने हैं। तो मैं समझती हूँ उनका ये कहना, उनके दफातर का, स्टेट डिपार्टमेंट का वगैरह, कि हमें कुछ नहीं पता था, इससे क़तई नज़र ये बात तो अब मेरे ख़्याल में आया है और वाज़ेह है कि कोई ना कोई इस पर डिस्कशन हुआ था। ज़ाहिर है नरेंद्र मोदी और ट्रंप ने कोई ना कोई बातचीत इस पर की है, कोई गुफ्तगू हुई है, नहीं तो वो इतना आगे नहीं आते, ना वो पब्लिकली इस तरह की बात करते। अब ज़ाहिर सवाल उठता है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर और उनके साथ जो लोग थे उनमें से कितनों को क्या पता था, उनकी नज़र में उनको ये शेयर किया गया, नहीं शेयर किया गया। बहुत से लोग तो कह रहे हैं आप ये याद रहेगा इज़ द प्राइम मिनिस्टर हु लॉस्ट कश्मीर, या कोई सौदा करके आए। मैं नहीं समझती कि कोई सर्विंग प्राइम मिनिस्टर मुल्क का सौदा करके आएगा, लेकिन किसी भी चीज़ का। लेकिन बात यह है कि सवाल तो उठता है और एक संगीन सूरत हाल क्रिएट हो गई है, एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस सी हो गई है, जिसमें भारत ने ये कर दिखाया है। और ये बड़ा मुश्किल है मानना कि अमेरिका की सरकार को इसकी प्रायर इंफॉर्मेशन या अदराक नहीं थी। सही, लेकिन आप इसके फिर मैं जी, लेकिन आप खुद भी क्योंकि अमेरिका में सफ़ीर रही हैं, तो जिस तरह की आप बात कर रही हैं कि शायद कोई ना कोई बात डेवलपमेंट ज़रूर हुई है और हमारे प्राइम मिनिस्टर को या उनके साथ जो जुड़े बाकी वफद के लोग उनको मालूम है कि नहीं। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप वहाँ पे सफ़ीर रही हैं, तो कोई बैकडोर डिप्लोमेसी का कॉन्सेप्ट है जब पाकिस्तान और अमेरिका की बात करती हैं, और आपको लगता है कि किसी लेवल पे कोई ऐसी बातें पहले हुई होंगी और उसके बाद अब लग रहा है कि अमेरिका इसके अंदर खुसूसी दिलचस्पी ले रहा है? क्या लगता है आपको? देखिए, बैकडोर डिप्लोमेसी अमेरिका हमेशा करता है। दूसरी जंग अज़ीम से उनका जो दुनिया में इन्वॉल्वमेंट रहा है, उसमें पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जो तनाज़ा उठता है, और क्योंकि ये इसकी अस्करी और न्यूक्लियर इसकी जो एक्चुअल हैसियत है, उसकी वजह से भी एक बनता ही है कि आलमी क़ुव्वत इन्वॉल्व हो। कोई और दुनिया में 2 हमसाए मुल्क नहीं हैं, एक यूनिक तारीख़ जिनकी हो, जंगों की और तनाज़ों की, तो ऐसा तो कोई दुनिया में ख़ित्ता ही नहीं है, या ऐसी कोई सिचुएशन और इस नौइयत की है ही नहीं। तो इसमें ज़ाहिर है अमेरिका एक दिलचस्पी लेता है, क्योंकि वो अपने आप को अभी भी ग्लोबल का हेजमॉन समझते हैं, जिनकी सुपर पावर, जिनकी ज़िम्मेदारी है ये। लेकिन इसके अलावा इस वक्त जो सूरत हाल है वो
नॉर्मली पिछली दफ़ा भी जब भी कोई स्टैंड ऑफ हुआ है या कोई कॉन्फ्लिक्ट ऐसा हुआ है बालाकोट पुलवामा मसलन, उसमें 100% पीछे बहुत सारे पहिए चल रहे होते हैं और इसमें अमरीकी सालसी कभी बैक डोर होती है, कभी साइड डोर होती है, और अब आप देख रहे हैं फ्रंट डोर पे है, लेकिन होती ज़रूर है। इसमें कभी एक दो और ममालिक भी शामिल होते हैं और कभी नहीं भी, लेकिन अमेरिका का हाथ हमेशा होता है, कभी आपके फेवर में कभी आपके ख़िलाफ़, और इन द सेंस कि जो आउटकम होता है, जो असरात होते हैं उसके, वो कभी पाकिस्तान समझता है कि उनके फेवर में नहीं है और पलड़ा हिंदुस्तान की तरफ है। तो इस वक्त वैसे भी स्ट्रेटेजिक पार्टनर तो वो हिंदुस्तान के हैं और पलड़ा उनकी तरफ भारी है, और ज़ाहिरी तौर पे तो ये नज़र आ रहा है कि भारत ने जो करके दिखा दिया वो करके दिखा दिया है, और आप चौकन्ना खैर ना रह सके, और आपने इस बात को बाद में इस हकीकत समझ लिया, जो मैं समझती हूँ बहुत ही ख़तरनाक और ख़ौफनाक एक सूरत हाल है ख़ित्ते के लिए। लेकिन शेर रहमान साहब, आप तो कह रहे हैं कि शायद हुकूमत चौकन्ना नहीं थी, बट शाहमूद कुरैशी साहब, खुद प्राइम मिनिस्टर साहब भी फरमा रहे हैं कि सलामती कौंसिल में 54 साल बाद कश्मीर का जिक्र होना और इसको फिर अगेन एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी डिक्लेयर करना, तो कहते हैं बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर तो कहते हैं कि हमने तो बहुत बड़ा काम कर दिखाया है। देखिए, ये काम हिंदुस्तान ने करके दिखाया है। इंटरनेशनलाइज जो इशू को किया है वो हिंदुस्तान ने किया है। ये मार्का आपका नहीं है, और ये मुल्क के बाहर मैं ये नहीं कहूँगी, मैं कहूँगी बहुत बड़ा काम है, लेकिन अभी मैं आपसे कह रही हूँ मुल्क के अंदर हम बात कर रहे हैं। ये जो मीटिंग हुई है, जो क्लोज डोर मीटिंग हुई है, वो हिंदुस्तान के यकतरफा एनेक्सेशन ऑफ कश्मीर की वजह से हुई है। ये भी कभी पहले नहीं हुआ है, राइट? तो ये आपका कोई मार्का नहीं है। आपका मार्का तब होगा जब आप इसके बाद तवातिर से उसका बड़ा इजलास बुलवा सकें और उसमें कोई पेशरफ्त करवा सकें, वो आपका मार्का होगा। आई एम सॉरी, आप सोए हुए थे जब ये सब कुछ हो रहा था। मैं और नहीं कहना चाहती, क्योंकि जो भी है इस वक्त यकजहती का माहौल हमें बनाना चाहिए, और उस यकजहती के माहौल में ये भी कश्मीरी को भी एक बड़ा पावरफुल मैसेज आता है कि पाकिस्तान उनके लिए इस वक्त किस तरह कोशा है, और हमारी भरपूर कोशिश रहनी चाहिए सफारती तौर पर और सियासी तौर पर कि हम उनकी जो मदद कर सकें, और आवाज़ उठाना इस वक्त और उनकी कहानी बाहर तक पहुँचाना हमारा फ़र्ज़ है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। शर्मान साहब, आप फरमा रही हैं कि इस वक्त एक मैसेज अच्छा पॉजिटिव जाना चाहिए अगरचे, लेकिन कल की जो APC और उसके जो रूह रवाएँ मौलाना फजल रहमान साहब, वो तो बड़े सीरियस एलिगेशन लेके बैठे थे मौजूदा हुकूमत के बारे में कि शायद उन्होंने कश्मीरियों के पीठ में छुरा घोंपा है और एक सौदाबाजी कर ली है। तो क्या पीपल्स पार्टी की जो मेन स्ट्रीम जमात है पाकिस्तान की, वो जो मौलाना साहब का नैरेटिव है वो उनके साथ जाती है, या आपको लगता है कि नहीं हकीकत इससे बरक्स है और इस मौके पे इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए थी? हमने जो बात की है वो पार्लियामान में वाज़े है। उसमें चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी की तकरीर है, आसिफ अली ज़रदारी साहब की तकारीर हैं, मैंने भी कुछ बातें कही और भी दोस्तों ने, हमारे कॉलीग्स ने बात कही है। हमारी पॉलिसी बहुत वाज़े है कि पीपल्स पार्टी ने कश्मीर के मसले को हमेशा अपनी ज़ात से जुड़ा हुआ समझा, और हम ज़ाहिर है एक लोगों में एक परेशानी है, एक तशनगी है कि हक़ाइक़ से तो आपको किसी कमेटी ने, किसी हुकूमती वफ़द ने, किसी ने नहीं मतलब वो किया कि भाई क्या हुआ। कल नेशनल सिक्योरिटी कमेटी हुई है, अफसोस से मैं कहूँगी कि वहाँ भी 2.5 घंटे रिवायती बातें होती रही। हमने ये किया, मैंने इससे फ़ोन पे बात की, हमने उससे रब्ता किया। देखिए, हम आगे का सोच रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि मैसेज क्या जाना चाहिए अक्रॉस द बॉर्डर, और दूसरा मैसेज क्या जाना चाहिए हमारे कश्मीरी भाई बहनों को जो इस वक्त सख्त इम्तिहान की घड़ी से गुज़र रहे हैं। वो उनको 15 दिन हो गए कर्फ्यू में, और वो कर्फ्यू तोड़ के निकल रहे हैं। आपने
शायद ट्विटर पे देखा होगा, वहीं पे चल रही हैं ये कहानियाँ कि वो किस तरह श्रीनगर में फायरिंग हो रही है, उन पे मुसल्ला 9 लाख वहाँ। लेकिन शेर रहमान साहब, इनफैक्ट देखा जाए तो गवर्नमेंट के एंड पे तो 5 इकदामात लिए गए, सफ़ीर को वापस भेजा गया, ट्रेड को बंद किया गया, कुछ और भी इनिशिएटिव लिए गए। अब वे फॉरवर्ड आपके ख्याल में क्या है? पीपल्स पार्टी के एक बड़ी जमात है, आपके पास शायद कोई ऐसा एक फार्मूला हो जिसके तहत आप हुकूमत को मदद कर सकें कि वे फॉरवर्ड के आगे कैसे चलना है? हमने फार्मूला हम शेयर कर सकते हैं हुकूमत से अगर, और बना सकते हैं उनके साथ बैठ के, जिस तरह हमने करारदाद बनाई थी। उन्होंने जो बनाई थी वो तो बिल्कुल किसी के इस्तेमाल में भी नहीं आ सकती थी, कमज़ोर सी जो करारदाद बनी पार्लियामान की जॉइंट, वो हमने ही एक उसको पुख्ता किया और उसमें जो भी मौसर बातें थीं और मरबूत एक जामे किस्म का करारदाद बनाई। उसके अलावा भी हम दे सकते हैं और बहुत सारे पॉइंट्स हैं, मैंने तो लिख के भी डाले हुए हैं। थिंक टैंक्स को एक्टिवेट करें, लोगों से बात करें, हुर्रियत खुद तंजीम हमसे मिल के गई है, तो हम बिल्कुल फार्मूला बना सकते हैं। लेकिन उसके लिए आप हमसे बात करेंगे, मैं टीवी पे तो नहीं शेयर करूंगी बैठ के कि जी आपके लिए मेरा ये तोहफ़ा लाई हूँ। ये हम अपना अखलाकी और सियासी फ़र्ज़ वैसे ही समझते हैं, तो हम पार्लियामान में बिल्कुल करेंगे। मैं तो राइटिंग में देने वाली हूँ क्या क्या और करना है, क्योंकि मुझे किसी कमेटी में, किसी नशिस्त में, किसी भी शेप और फॉर्म में हुकूमत की तरफ से कोई ठोस आगे का लाए अमल नज़र नहीं आ रहा। सही, लेकिन इनफैक्ट जो बात बार बार हो रही है कि शायद कश्मीर के मामले पे सौदाबाजी हो चुकी है, और इससे पहले माजी में भी देखा हमने कि मुशर्रफ दौर में भी एक चनाब फार्मूला का जिक्र बार बार हुआ है। आपको लगता है कि कश्मीर का मसला जो पहले दिन से तयशुदा है कि वहाँ पे एक इस्तिफ्साब राय होगा और उसके नतीजे में जो कश्मीरी फैसला करेंगे उसी के तहत होना चाहिए, या फिर कोई आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन हो सकता है और हालात उसी तरफ बढ़ रहे हैं आपके ख्याल में? देखिए, आउट ऑफ द बॉक्स जो आप बात करें, चनाब फार्मूला की आप बात करें, ये मुशर्रफ का 4 पॉइंट फार्मूला था। उसमें जो डिस्कशन था उसमें रीडिप्लॉयमेंट ऑफ फोर्सेस, यानी कि इलाके खित्ते को डीमिलिटराइज करने की बात थी। वो एक प्री कंडीशन थी। कश्मीरियों को खुद मतलब हुक्मरानी करने का एक प्री कंडीशन थी। वहाँ राहदारी आपस दोनों साइड्स में प्री कंडीशन थी। तो ये तो उसके बगैर ही इन्होंने सब कुछ करने की कोशिश की है। इन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल को इंटरनेशनल बॉर्डर बनाने की कोशिश की है, बगैर उन सारे पॉइंट्स के, बगैर ये तो कश्मीर को दबा के, कुचल के, अस्करी ज़ोर से ये कोशिश कर रहे हैं। और ना इन्होंने पाकिस्तान से कोई डिस्कशन की, ना कश्मीरी को फरीक बनाया। तो मैं समझती हूँ आउट ऑफ द बॉक्स जो भी होगा, मैं और आप बैठ के, या भारत और पाकिस्तान अब ये तय नहीं कर सकते, ये कश्मीरी अवाम का फ़ैसला होगा, क्योंकि वो खुद हक़ खुद इरादियत हम कहते हैं ना, तो ये हक़ तो उनका फ़ैसला है। वो आज की वीडियोस आप देखें, आज़ादी आज़ादी मांग रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान का झंडा होता है, वो भारत से आज़ादी मांग रहे हैं, लेकिन फ़ैसला अब उनकी हुक्मरानी का वो खुद करें, मैं समझती हूँ। सही, वो भी फरीक हैं इसमें, यकीनन इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जैसे आप पहले भी फरमा रही थी कि जो आउटकम है सलामती कौंसिल के बंद कमरे इजलास का, कोई इतना कोई पॉजिटिव, इतना कोई इनकरेजिंग पाकिस्तान के लिए नहीं है। नहीं, उनका तो 4 लाइन का वो भी नहीं आया एलामिया। जी जी, लेकिन अब वे फॉरवर्ड अगेन फिर क्या है? अगर आप जैसे कह रही हैं कि इस खित्ते में अब स्ट्रेटेजिक पार्टनर अमेरिका का भारत है, तो पाकिस्तान को क्या फेवर मिल सकती है ऐसे में कि अगरचे अफगानिस्तान के इशू को हल करने के लिए पाकिस्तान का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो अब डिप्लोमेसी हमारी किस लेवल पे होनी चाहिए? फिर OIC का फोरम है, वो भी शायद लगता नहीं है कि हमारे लिए कुछ ज़्यादा मौसर रहा है। तो फिर बड़ा कन्फ्यूजन का माहौल है। बुनियादी तौर पे जॉइंट सेशन के अंदर भी कोई ज़्यादा प्रोडक्टिव किस्म की गुफ्तगू देखने को नहीं मिली। तो अब हुकूमत की स्ट्रेटजी आपके ख्याल में होनी क्या चाहिए? तो देखिए, जॉइंट सेशन हो या कोई भी सेशन हो, जो टोन सेट करनी होती है वो हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। जब वो आके दर्स देंगे, मतलब माजी का या कोई पॉलिसी स्टेटमेंट नहीं देंगे, ना मजम्मत करेंगे, वो तो सारा दारोमदार उसका हमारे जॉइंट रेजोल्यूशन पे पड़ा। और अफसोस से मैं कहूँगी कि जो माहौल आप कह रहे हैं ना कन्फ्यूजन का, ये होना नहीं चाहिए। आपको बहुत वाज़ेह किस्म की क्लियर लाइन लेनी थी एट द टॉप लेवल, और उसी वक्त अब बाद में ट्वीट्स में आप कहना शुरू करें कि उसी मोदी सरकार के हवाले से, जिसको आपने खुद ही वेलकम किया था इलेक्शन के दरमियान, कि ये आएंगे तो हम इनसे ज़रूर बेहतर मुआहदा करेंगे, जिस पे मैंने भी बड़ी हैरत का इज़हार किया था
कि रियासतें रियासत से बात करती हैं, रिश्ते इस्तवार करती हैं, किसी एक फरीक का इलेक्शन के बीच में नहीं कहती कि हम इनको चाहते हैं कि ये आएँ। तो ये भी बड़ी अजीब सी बात थी और हमने कहा शायद इनकी, सब ने मुझसे कहा नहीं इनकी नॉलेज में कुछ होगा। नॉलेज में ये था कि इनके, और हमें बताया गया इनकी आइडियोलॉजी ये है, वो है, नज़रिया ये है, हिंदुत्व, जैसे सारी दुनिया को पता नहीं था हिंदुत्व। आपको नहीं मालूम था पहले कि हिंदुत्व की आइडियोलॉजी है। तो ये कौन सा दर्स दे के गए पार्लियामान में। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहती हूँ कि हम सब इस वक्त एक टोन सेट होनी चाहिए प्राइम मिनिस्टर के दफ्तर से और उनसे और उनकी हुकूमत से कि हम सब बिल्कुल इस पर साथ बैठकर काम करना चाहते हैं और पाकिस्तान अपने तौर पर सिर्फ यकजहती ना दिखाए। मैं चाहता हूँ सब दिखाएं और मैं चाहता हूँ कि ये हम मिल बैठकर एक मुश्तरका हल ढूंढें, क्योंकि ये क्राइसिस है, नेशनल क्राइसिस है, पाकिस्तान के लिए भी है और कश्मीरियों के लिए है। तो इसके लिए रास्ते ढूंढने किसकी जिम्मेदारी है? बंद कमरों में ये काम नहीं हो सकता। अब ये दुनिया अब बयानिए की और बयानिए की अहमियत की दुनिया है, और आपका क्या बयानिया है, ये भी तो मसला है ना। शरीन रहमान साहब, ये भी जानना चाहूँगा आपसे, इनफैक्ट जैसे आप फरमा रही थी कि स्ट्रेटेजिक पार्टनर है भारत इस खित्ते में अमेरिका का, और जिस तरह का हम देख रहे हैं खसूसी दिलचस्पी अमेरिका की जानिब से इस मसले में, तो आपकी तवक्कुआत और ख़दशात है क्या कि अगर इस मसले में इस मसले को हल करने के हवाले से अमेरिका एक कोई अहम रोल प्ले करता है तो अपना वज़न किस पलड़े में डालेगा? भारत की तरफ ज़्यादा फेवर होगी या बैलेंस रहे, या कहीं पाकिस्तान को भी कहीं ना कहीं वो फेवर दे सकता है? देखिए, यह आपकी अपनी बार्गेनिंग पावर पे डिपेंड करता है। आप इस वक्त उनके लिए बहुत अहम हो अफ़गानिस्तान की अमन मामले में। वहाँ जो अमली तौर पर आपने इक़दामात को सपोर्ट किया है और आपके इस वक्त पॉजिटिव रोल की वजह से, इस किरदार की वजह से वो अपनी एक इज़्ज़त से, जिसे फेस सेविंग एग्ज़िट कर सकते हैं, चाहे वो एग्ज़िट करें ना करें, लेकिन वो एक इनखिला तो चाह रहे हैं, अपनी प्रेजेंस रखें, वो एक और बात है, लेकिन वो एक बुनियादी और स्ट्रक्चरल इनखिला वहाँ से चाह रहे हैं, जो उनकी ट्रंप की इलेक्शन का भी हिस्सा बनना है इसको है, और उन्होंने एक इस फेलियर को अपने जहन में सक्सेस बनाना है, चाहे अफ़गानिस्तान का जो भी हाल हो बाद में। उनकी तरफ से उनके लिए भाई हमने 17 साल के बाद एग्ज़िट किया है और हमने अपने हाथ पाथ धो लिए, चाहे वो इराक़ बने, चाहे वो लिबिया बने, चाहे और टुकड़े हों, खुदा ना खास्ता, क्योंकि पाकिस्तान के लिए इसके बड़े दूरदराज असरात हैं और अच्छे असरात नहीं हैं। तो पाकिस्तान को ज़ाहिर कोशा है कि हम वहाँ अमन रखें, अफ़गानिस्तान को मुस्तहकम रखें कैसे तैसे, लेकिन हमारा तो कोई ये काम नहीं है। हम अपने मुल्क को चलाएँगे और अपने मुसीबतें देखेंगे या संभालेंगे। तो जो काबिज़ क़ुव्वत है उसकी आपको ज़रूरत है, लेकिन आप अपनी डिप्लोमेसी को जिस तरह जब वो लोहा मनवाएंगे तो वो आपकी तरफ पलड़ा भारी रखेंगे, नहीं तो इस वक्त जो सूरत हाल है तो वो अभी तो वो भारत के ही बक्से में उनका इस वक्त हाथ है, और मुझे लग रहा है कि उनके आर्म सेल फ्रांस के साथ भी चल रहे हैं। तो भारत का इस वक्त परचेसिंग पावर, उनकी डोमिनेंट स्ट्रेटेजिक अलायंस उनके साथ है, लेकिन आप उनको डेफिनेटली कह सकते हैं कि नहीं, ये गलत हुआ है और आपने अपनी पोजीशन क्लियर करनी है। आप हमारे साथ इस वक्त अफ़गानिस्तान में अमन के प्रोसेस में फंसे हुए हो, तो वो आपको बिल्कुल वैसे करना भी चाहिए। अमन में आपकी मदद ज़रूरी है अपने लिए, अमेरिका के लिए नहीं, लेकिन उसको आप डिप्लोमेटिकली यूज़ तो करें। सही, बहुत शुक्रिया। शरीन रहमान साहब गुफ्तगू फरमा रही थी, कह रही थी कि मौसर सफारतकारी के ज़रिए ही पाकिस्तान अपना मुकदमा बेहतरीन अंदाज में पेश भी कर सकता है और शायद जीत भी सकता है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद कराची की सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे कि वहाँ के मसाइल कब हल होंगे और कैसे हल होंगे। मजाक बनाया हुआ है आपने कराची को। आप टैक्सेस तो ले रहे हैं। मैं कराची के लोगों को कहता हूं, कराची के अवाम को कहता हूं कि सिंध गवर्नमेंट को टैक्सेस देना बंद कर दें। अपना टैक्स या तो केएमसी को दें या फेडरल गवर्नमेंट में दें। अली जैदी कराची के लोगों से चंदा जमा कर रहे हैं,
ताकि कराची के मसले हल हों। ये कब तक कराची चंदा जमा करता रहेगा? नालों को साफ करना है, आपको पैसे वफाकी हुकूमत नहीं देती, आप अपना बजट इस्तेमाल नहीं करते, वो पैसा भी आपको सिंध हुकूमत देती है, उसके बावजूद आप काम नहीं कर पाते। बजाय इसके अपनी नाकामी माने क्या पाकिस्तान की शो में एक बार फिर खुशामदीद नाजरीन। कराची के मसाइल पहले भी किसी से ढके छुपे नहीं थे, लेकिन हालिया बारिशों ने वहाँ के जो हुक्मरान हैं उनको मुकम्मल तौर पर एक्सपोज कर दिया है। कोई 2 दर्जन से ज़ायद लोग इन बारिशों के दौरान अपनी जान से गए, जबकि वहाँ पे पानी और गंदगी हर तरफ नज़र आ रही है और शहर का कोई पुरसान हाल नज़र नहीं आ रहा। देखा जाए तो मकामी हुकूमत, सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात के नश्तर तो बरसा रही हैं, चला रही हैं, लेकिन कराची वालों को रिलीफ देने के लिए ताहाल अभी तक कोई नज़र नहीं आ रहा। इस सारी सूरत हाल पर गुफ्तगू करते हैं और हमारे साथ कराची से ऑडियो लिंक पे हमारे साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा, सूबाई वज़ीर और साबिक़ डिप्टी स्पीकर शैला रज़ा साहबा। उनके साथ हैं फ़हीम ज़मान साहब, आप साबिक़ एडमिनिस्ट्रेटर हैं कराची के, और फंक्शन लीग से हमें नुसरत सहर अब्बासी साहबा ने ज्वाइन के बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का। शैला रज़ा साहबा, पहले मैं आपकी तरफ आऊँगा। फ़हीम ज़मान साहब, आपसे मैं गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। सबसे पहले इनफैक्ट न्यूट्रल, क्योंकि आपकी ओपिनियन होगी। देखा जाए तो हर तरफ से इल्ज़ामात तो आ रहे हैं, लेकिन वहाँ पे मकामी हुकूमत मौजूद है, सूबाई हुकूमत, सूबाई दारुल हुकूमत है, साथ में देखा जाए तो अपेरेंटली लग रहा है कि वफाकी हुकूमत भी बड़ा जोर लगा रही है, लेकिन मसाइल जूँ के तूँ है सर, असर प्रॉब्लम कहाँ नज़र आ रहा है आपको? देखिए, कराची का जब लोग कहते हैं ना कि आवा का आवा बिगड़ा हुआ है, हकीकत जो है वो यही है। कराची, आप तो बात करते हैं कराची की, मगर कराची में देयर इज नो कराची। कराची में कोई 2 दर्जन लैंड ओनिंग एजेंसीज हैं, कोई 2 दर्जन म्युनिसिपल एजेंसीज हैं, जिनका ना तो कोई आपस में डिवीजन ऑफ लेबर है, ना उनका आपस में कोई कोऑर्डिनेशन है। कोऑर्डिनेशन की ना कोई मीटिंग होती है। एक जमाने में पब्लिक सर्विसेज कोऑर्डिनेशन बोर्ड बनाया गया था, वो भी खत्म हो गया। कराची की बदनसीबी ये है कि इस साल कराची कम से कम 2.5 से 3 हज़ार अरब रुपए फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट को देगा, मगर कराची को अगर 10 अरब रुपए भी मिल गए, और वो जो 10 अरब भी अगर मिलेंगे तो आधे ज़ाया हो जाएंगे, आधे मुलाजमीन की तनख्वाह में चले जाएंगे। मैं हैरान होता हूँ कि लोग रोते क्यों हैं। मतलब कराची के साथ तो यही हशर होना है जो होना चाहिए, जो हो रहा है। ये कोई 18 स्क्वायर किलोमीटर पे फैला हुआ अर्बन सेंटर है, 3,500 स्क्वायर किलोमीटर का शहर है ये। उसके अंदर इसमें आप उसको देते क्या हो? इसके मुकाबले में आप देखो, इस्तांबुल शहर है, उसका 4.25 अरब डॉलर साल का, ये तकरीबन 676 अरब रुपए बनते हैं, उसका सालाना बजट है। मुंबई है, पाकिस्तानी 450 अरब से ज्यादा का, और आप कराची को क्या देते हो? फिर क्यों आप कराची के ऊपर कि नाले बह रहे हैं और पानी नहीं है और सड़कें टूटी हुई हैं? ये तो बिल्कुल फजूल की बातें। बहसियत मुल्क और कौम हमने कराची को, हम सिर्फ और सिर्फ हमने जो है पाकिस्तान का डस्टबिन जरूर बनाया है, मगर हमने कराची को दिया कुछ नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ इसको लूटना चाहते हैं और इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं। ये हकीकत है। लेकिन जो सियासी जमातें, इनफैक्ट MKM देखा जाए तो कोलिशन पार्टनर के तौर पे हमेशा इक़्तिदार में रही है। वहाँ पे पीपल्स पार्टी हम कह सकते हैं पिछले 10 साल से तो मुसलसल वहाँ इक़्तिदार में है, और साथ में अगर देखा जाए तो PTI भी बड़ा ओनरशिप ले रही है। बट कहीं एक दूसरे को सियासी तौर पर नीचा दिखाने के लिए सब कुछ हो रहा है, या बेबस हैं इन इदारों के सामने, कुछ कर नहीं सकते? दो बातें हैं। देखिए, एक तो ये जितने लोग बातें करते हैं, खुदा की कसम इनको पता नहीं है कि ये बात क्या कर रहे हैं। कराची की का जो सुधार है या कराची की जो मेंटेनेंस है, वो एक उसके लिए बहुत ही समझदार टेक्निकली एक्यूमेन मैनेजमेंट चाहिए है। कराची में ट्रांसपोर्ट का मसला है, तालीम का मसला है, हेल्थ का मसला है। कराची जैसे बड़े शहर में दुनिया में कहीं पर झाड़ू नहीं दी जाती, सफाई नहीं की जाती सड़कों की। यहाँ पर आज भी आपको रूम्स और झाड़ू के साथ जो है सड़कें साफ है। 2007 में आखिरी बार मशीन एंड इक्विपमेंट कराची शहर के लिए खरीदा गया था। उसके बाद प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को इमरजेंसी उसके अंदर बुला लिया जाता है
और उनको जो है इस्तेमाल किया जाता है और नाराबाजी की जाती है, तो सिर्फ सियासत हो रही है। कराची के साथ ईमानदारी से, कराची के साथ ईमानदाराना बर्ताव कोई नहीं करता। एक तो समझ नहीं है, दूसरी नियत नहीं है, दोनों चीजें नहीं है। शहला रज़ा साहब आप हमारे साथ हैं, मेरे ख्याल में आप सुन रही हैं ये बातें जी। वो कह रहे हैं कि एक तो समझ नहीं है, दूसरा ओनरशिप नहीं है। गोया के पॉलिटिकल स्टेटमेंट तो ज़रूर मिल रही हैं देखने को, बट अमलन कुछ भी नहीं हो रहा। तो पीपल्स पार्टी जो पिछले 10 साल से मुसलसल इक़्तिदार में है शहला रज़ा साहबा, और साथ में अवाम की जमात पीपल्स पार्टी को कहते हैं ये तो लोगों की जमात है, आम लोगों की जमात है। आपसे भी लोगों को ये गिले हैं, तो और फिर सिंध के अंदर बिलखुसूस कराची में, तो क्या इमेज बन रहा है पार्टी का? अच्छा देखिए, बात ये है कि यहाँ पे लोग बैठे हैं, प्रोविंशियल सिस्टम को और लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को बहुत ही अच्छी तरह समझते हैं। बदकिस्मती से सिंध के साथ मसला ये है कि कराची में लोकल गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल एक अलग जमात की है, और वो हमेशा प्रोविंशियल गवर्नमेंट का भी मोस्टली हिस्सा रहे और फेडरल में जिसकी भी गवर्नमेंट थी उसका भी हिस्सा है। 1988 से या 84 से फहीम बैठे हैं, उसको सही कर देंगे। आज तक जो है लोकल गवर्नमेंट उनके पास है, और मुझे तो ये यूसी बता दें, मुशर्रफ के दौर में उनको रिकॉर्ड जो है वो एलोकेशन होती थी, और कोई जो है ये कहती हूँ कि कोई उसको मॉनिटरिंग थी। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये जो डीएमसीज हैं, 6 डीएमसीज में से 4 डीएमसीज जो हैं वो एमक्यूएम की हैं, और उनमें उनके साथ अलाई जो है वो पीटीआई है, और 200 नाले जो है वो के पास है, और का काम कचरा उठाना है, और किसी के पास 38 नाले हैं। 38 नालों के लिए 50 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। यही पीटीआई है। ये लास्ट ईयर जो है फैसल वाडा जो है वो नैब में गए थे कि 20 महीने में 16.5 अरब थे, तो मकसद ने क्या किया, और उन्होंने पूरे सब हिसाब बताया था। अब मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ कि क्योंकि मैं इस पे इतना ज्यादा बात और इतनी हर चीज की एक्सपर्टीज नहीं होती कि ये वो कराची है ना जिसके एमक्यूएम के एमएनए एमपी को जो है वो बजट भी मिलता रहा, और लोकल गवर्नमेंट को भी पूरी उनके पास थी, आज भी उनके पास है। आज भी कोई ये नहीं कह सकता कि इनको बजट नहीं मिला। इन्हीं के डिप्टी मेयर ने जो है वो छोड़ दिया इनको ये कह के कि इनके पास सब कुछ। लेकिन पीपल्स पार्टी की जाने से तो कभी हमने तनकीद नहीं सुनी कि आप लोकल गवर्नमेंट को हद पे तनकीद बना रहे हो या उनके परफॉर्मेंस के हवाले से आपने कोई सवाल उठाए हों। जब इस तरह के इशू अराइज होते हैं तो फिर जाके आप उनके किरदार पे या उनकी परफॉर्मेंस पे सवाल उठाते हैं, अदरवाइज तो आप भी मुतमईन है कि वो ठीक काम कर रहे हैं। हमें और पीटीआई की गवर्नमेंट में ये फर्क है कि और हमें ये गवर्नमेंट। अब ऑडियो का प्रॉब्लम आ रहा है नुसरत साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। इनफैक्ट जो मसले का हल वसीम अख्तर साहब ने तजवीज़ किया है, आपको लगता है कि यही बेहतर है कि वहाँ के शहरी अब सिंध गवर्नमेंट को टैक्स देना बंद कर दें, या तो वो ज़िली हुकूमत को दें या फिर फेडरल गवर्नमेंट को दूँ, यही आपको लगता है? और आपको भी क्या आप समझती हैं कि पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत ही जिम्मेदार है, या जो ज़िली हुकूमत है उसका भी किरदार है सारे मसाइल को ना हल करने में? मुझसे सवाल किया है सर? जी नुसरत साहब आपसे सवाल किया। जी बिल्कुल जी, मैं सुन रही थी, एडमिनिस्ट्रेटर साहब की भी सुनी मैंने, शैला साहिबा की भी सुनी, और कब से सुन ही रहे हैं हम 11 सालों से। देखिए जी, कराची वाकई सही कहा जो हमारे पहले भाई थे एडमिनिस्ट्रेटर साहब के, ये टेक्निकल कराची के मसाइल हैं, उनको इतना इजी समझकर और सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होगा। जिन लोगों के जो एक्सपर्टीज हैं, जो कराची की असल इंटरनल मसलों को समझते हैं, ये उनको सॉल्व करने का है। ये यहाँ पर बैठकर कोई अगर लोकल बॉडी का मिनिस्टर ये समझे कि मैं समझ सकता हूँ, तो मेरे ख्याल में ये बहुत मुश्किल है। इसीलिए कहते हैं ना, दुनिया में लोकल बॉडी सिस्टम बहुत कामयाब रहे हैं, उसी वजह से तरक्की भी होती है उन ममालिक की। हमारा अलमिया ये है कि हमारी खास तौर पर हमारे सूबे में
क्योंकि हमने देखा कि डेवोल्यूशन ऑफ पावर्स का बड़ा फुकदान रहा। यहाँ ये तो कहा जाता है कि 18 अमेंडमेंट के बाद सारे इख्तियारात सूबे के तो मिले, लेकिन ये इस चीज पर कभी फोकस नहीं किया गया, ना वो ग्रिप ढीली की गई कि सूबों से निचली सतह पर भी इख्तियारात देने की जरूरत होती है। सिर्फ ये नहीं है कि कह देना, आपको अगर लोकल बॉडी सिस्टम आ गया है तो अब आप निचली सतह पर मेयर को, काउंसलर्स को, चेयरमैन को, उनको इतना मजबूत करें आप, क्योंकि वही वो लोग होते हैं जो ये सारे सिस्टम को बेहतर तरीके से समझते हैं और इसको हल करने की उनमें कैपेबिलिटी होती है। अब यहाँ वाकई पार्टियों ने सियासी स्टेटमेंट्स तो दिए, अफसोस तो दुख तो यही रहा हम लोगों को कि पीपल्स पार्टी और MQM ने अपने वक्तों में जब हुकूमतों के मजे लिए साथ इकट्ठे बैठकर एक ही टेबल पर, उस वक्त यकीन माने उस वक्त कोई मसला नहीं नजर आता था इनको। कराची का कचरा भी पड़ा हुआ था, किसी को नहीं दिखता था, पानी भी बेख्तियार जगह जगह पड़ा है, वो भी नहीं दिखता था। हर तरह की जो मसाइल हैं उस वक्त किसी को नहीं नजर आते थे। हाँ, क्योंकि शीरो शक्कर थे तो ठीक है, जब अलग हुए वो अपोजिशन में आ गए तो अब तो भाई वो भी इनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। वो भी कराची को एक्चुअल किसी ने अपना नहीं समझा। अगर समझते कि भाई ये कैपिटल है, इसको दुनिया के 5 बड़े शहरों में एक शहर है, इसको इस तरह से ना तकलीफ पहुंचाएं कि ये शहर किसी वक्त बहुत ज्यादा प्रॉब्लम का शिकार होकर बहुत बड़ा डिजास्टर हो सकता है इस शहर में। लेकिन वही आपने देखा कि इन बारिशों ने बहुत कुछ साबित किया है इस शहर के लिए कि 35 से ज्यादा लोगों ने दिए कराची के शहर में। क्यों भाई, क्या कसूर था उनका? ये सिस्टम इस कदर कोलैप्स कर गया है, होते होते सालों साल गुजर गए। यानी अगर मैं कहूं कि 11 साल दौरे हुकूमत पीपल्स पार्टी का और हमेशा इल्जामात की भरमार के उनके 4 केसी में उनके हैं तो 2 उनके हैं तो वो उनके हैं, इस तरह उनके करने से नहीं होता। CM चीफ एग्जीक्यूटिव है, वो उसकी भी ग्रिप होनी चाहिए। वो अपना अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं करते? अगर फंड्स सही यूटिलाइज नहीं हो रहे, 50 करोड़ आप दे रहे हैं, उसकी यूटिलाइजेशन नहीं हो रही, तो भाई चेक एंड बैलेंस करें। शायला रज़ा साहबा, यही नुक्ता मैं आपके सामने रखता हूँ। इनफैक्ट की अकाउंटेबिलिटी नहीं है। अगर आपको लगती है कि ज़िली हुकूमत, मेयर वहाँ पे ठीक काम नहीं कर रहे तो उनको पकड़ें। चीफ मिनिस्टर साहब मौजूद हैं, सूबाई दारुल-हुकूमत, अगर वहाँ पे भी उनके इक़्तिदार की कोई ग्रिप नजर नहीं आ रही तो फिर बाकी सिंध का क्या हाल होगा? अच्छा, मैं इसका जवाब देना चाहती हूँ। देखिए, एक सूरत हाल तो ये है कि जैसे कि PMLN की गवर्नमेंट और PTI की गवर्नमेंट, जिसमें जो दोनों गवर्नमेंट की अलाई नुसरत साहिबा की पार्टी है और हमेशा रहती है, उनकी तरह हो कि सूबों को उनका हिस्सा ना दे। हमारा मसला ये है कि हम आइन पर अमल करते हैं और जो हमें ड्यू शेयर जितना जितना मिलता है, और सबको मालूम है कि PMLN की गवर्नमेंट हो या PTI की गवर्नमेंट हो, सूबाए सिंध को ड्यू शेयर नहीं मिलता। कराची के लिए लोगों की बड़ी चीखें निकल रही हैं। कभी फेडरल गवर्नमेंट का हिस्सा होते हुए, मिनिस्टर होते हुए, कोई पार्टी ये नहीं कहती कि भाई सिंध को इसका हिस्सा दोगे तो नीचे जाएगा। फिर भी कराची के लिए हमने जब देखा कि इन्हीं की PTI भी चली गई है नैब में, तो हम इंतजार करते रहे कि भाई नैब बुलाएगी वसीम अख्तर साहब को। इसी तरह कराची के हमने तो पूरा काम अपना कर रखा है। मुख्तलिफ मंसूबों के लिए 36 अरब रुपए का ऐलान भी है, 10 अरब रुपए की लागत से वाटर एंड सेवरेज की स्कीम भी शामिल है। लेकिन कराची का दर्द रखने वालों को कभी ये पूछना चाहिए, फेडरल गवर्नमेंट का अलाई होते हुए, कि K4 में 2 वफाकी हुकूमतों ने तकरीबन 6 अरब रुपए दिए और सिंध ने मिला के मतलब अब तक 15 अरब रुपए खर्च किए, तो मौजूदा हुकूमत ने K4 पे कोई पैसा दिया। और अलाई जो कराची के लिए चीखें मार रहे हैं, उन्हें पूछना चाहिए कि सेवरेज का जो सिस्टम है S3 36 बिलियन से ज्यादा का था, मौजूदा हुकूमत ने उसके लिए पैसे न देने का ऐलान किया है। और ये भी पूछना चाहिए कि वफाकी बजट से कराची के इतने तरक्याती मंसूबे निकाल दिए गए हैं
और मैं अगर आपको मंसूबों का नाम बताऊं, जबकि इस वक्त मैं बिल्कुल ही ऐसे बैठ गई थी, कराची से लाहौर का मोटरवे हैदराबाद सेक्शन के जो है 10 मिलियन के बजाय 5 मिलियन दिए हैं। BRT में 10 बिलियन देने थे, 2 बिलियन दिए हैं। इसी तरह जो है एक्सपो सेंटर कराची की रीमॉडलिंग, नॉर्दर्न बाईपास की भी एक्सटेंशन, जिना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी की एक्सटेंशन, कराची फिश बार अथॉरिटी की एक्सटेंशन का मंसूबा, कराची में IT पार्क के मंसूबे और दीगर तरक्याती मंसूबे, ये सारे जो थे ये फेडरल वर्क्स एंड सर्विसेज में मौजूद थे। इनको पुरानी हुकूमत थोड़ा थोड़ा बजट दे रही थी। जब भी कराची वालों के चैंपियन जो बनते उनकी चीखें नहीं निकल रही थी, क्योंकि वो उसका पार्ट थे। और अब जबकि बंद कर दिए गए, आज भी नहीं निकल रही, तो सूबाई हुकूमत जिसके ऑलरेडी ड्यू शेयर कम है, क्या खाए, कहाँ से दे। सबसे ज्यादा माशाल्लाह कराची को दिया है, लेकिन कराची वालों को हम तो अखबार में देख रहे हैं, परसों था कि माशाल्लाह लंदन का जो है वो लोकल गवर्नमेंट में सेटअप पकड़ा गया है, जो यहाँ से पैसे जा रहे हैं वहीं भेजने से आज तक फुर्सत नहीं है, वहीं की नहीं है। तो या तो हम ये बातें करेंगे तो फिर वो जाली बैंक अकाउंट्स की बातें करेंगे। फ़हीम ज़मान साहब आपकी तरफ आता हूँ, साबित नहीं हुआ है। फ़हीम ज़मान साहब आपकी तरफ आऊँगा। इनफैक्ट एक तो ये बताइए कि जिस वक्त फेडरल गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, बिलखुसूस वहाँ पे अली ज़ैदी साहब जो कर रहे हैं कि चंदे लेके लोगों से मसाइल को हल करने की कोशिश, आपको लगता है कि ये बड़ा एक इफेक्टिव तरीका है, या ऐसा तो नहीं है कि इससे जो पहले भी काम हो रहा था उसकी भी हालत बुरी हो जाएगी? और फिर जिस तरह शैला रज़ा साहब ने फरमाया कि वफाकी हुकूमत क्योंकि डिस्क्रिमिनेट कर रही है, फंड्स रिक्वायर्ड देती नहीं है, यही वजह कि कराची और सिंध के मसाइल हल नहीं हो पा रहे। देखिए, मैं अली ज़ैदी साहब या शैला रज़ा साहिबा या जितने लोग वसीम अख्तर साहब, किसी की नीयत पे शुबा नहीं करता, मुझे करना भी नहीं चाहिए। मगर बुनियादी मसला यह है, मैंने जैसे पहले अर्ज किया था, आप इस साल सिंध और फेडरल गवर्नमेंट का जो इंटरनल रेवेन्यू जनरेशन है उसका 60% फेडरल गवर्नमेंट का कराची से जनरेट होगा और तकरीबन 85% सिंध गवर्नमेंट से जनरेट होगा। आप जो पैसे कराची से ले रहे हो, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट हो चाहे प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो, अगर उसका आप सिर्फ 5% भी कराची को वापस कर दो तो कराची के आंसू पूछ सकते हैं। और ये एक साल का मसला नहीं है, ये आपको पिछले 10 साल और अगले आने वाले 10 साल में करना पड़ेगा इन कराची को लिवेबल शहर बनाने के लिए। नंबर 1। नंबर 2, बहुत सारी बातें मैं शैला रज़ा साहिबा की बात से अग्री करता हूं, मगर उसके बावजूद एक बात इनको ये समझनी चाहिए कि कराची, जब इफ्तिखार आप भी नाम लेते हो कराची शहर का, आप कुरंगी नहीं लेते, आप डिस्ट्रिक्ट वेस्ट नहीं लेते, आप कराची मलीर नहीं कहते, आप कराची कहते हो। ये एक शहर है, इसके अंदर पता नहीं लगता सड़क और गार्बेज और ट्रैफिक कहां से कहां निकल गया। ये एक शहर है। आप अगर इसका एक मजबूत निजाम नहीं बनाएंगे, मैं कहता हूं आप मेयर को के ऊपर आप खत्म कर दो लोकल काउंसिल, आप मेयर को एम्पावर करो, मगर जब तक कराची का एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट का लोग को जो का एक मिनिस्टर है लोकल गवर्नमेंट, उसके नीचे एक लोकल गवर्नमेंट सेक्रेटरी है, उसके नीचे एक DG है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, एक DG है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, एक DG है कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड। ये आप जमहूरियत पसंद हो, मगर आपने जमहूरी इदारों से आपकी 247 यूनियन काउंसिल हैं कराची में, आपकी 6 DMCs हैं, आप उनको एम्पावर करो। आप जब तक आप जमहूर के थ्रू नहीं जाओगे, आप ब्यूरोक्रेसी के थ्रू शहर को रन करने की कोशिश करोगे, कैसे रन कर सकते हो? सही, बड़ा अहम नुक्ता फ़हीम ज़मान साहब। वक्त क्योंकि कम है, वरना मैं मजीद आपको सुनना चाह रहा था। यकीनी तौर पे यही एक पंच लाइन है कि जो वहाँ पे इदारे काम कर रहे हैं, बजाय ब्यूरोक्रेट्स के थ्रू चलाने के, उन इदारों के ज़रिए इस शहर को अगर चलाया जाएगा तो मेरा ख्याल में ये जो फ़हीम ज़मान साहब फरमा रहे थे कि मसाइल को बड़ी आसानी से हल किया जा सकता है। उम्मीद है कि ब्लेम गेम ख़त्म होगा और जो एक एक्चुअल इक़दाम है वो देखने को मिलेंगे। इसी के साथ आज का शो ख़त्म करते हैं। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।